लिए हैं जो सीटेक प्रिपरेशन कर रहे थे। मैंने बोला था कि आपकी डे 1 से जिस दिन नोटिफिकेशन आ देगा उसके लास्ट डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। सीटेक की फर्स्ट क्लासेस आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में होंगी। जो मैथ्स की क्लास आई है, मैथ्स क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड था। आज की वीडियो जो है वो सीडीपी की है, और सीडीपी में जो आपको पता है स्टार्टिंग से जीरो से कर रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी अभी सीटेक एग्जाम देना है उनके लिए बहुत वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको इस कंटेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ आपको जो भी जीरो से जो भी अभी पढ़ना चाहते हैं, जिसको पता नहीं है कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास किस तरीके से हमें समझा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको सीटेक की अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ और बेस्ट बुक के साथ आपको पढ़ा रही हूँ। अपने खुद के नोट से ये मैं किस तरीके से आपको बहुत डीपली छोटे छोटे नोट्स जो है आप नोट्स भी बना सकते हो। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपके कंटेंट है उसको खुद से भी नोट्स बना सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करते हो। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। विदाउट टाइम वेस्ट में स्टार्ट करते क्लासेस। सबसे पहला क्या होता है कि सीडीपी यानी बाल विकास में सबसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कंटेंट है, दोनों ही इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, अभी विधि या ग्रोथ एंड विकास डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो इस चीज का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे विधि का मतलब यह है कि एक छोटा बच्चा किस तरीके से अपनी प्रीनेटल स्टेज से लेकर डेथ तक किस तरीके से विधि होती है। विधि मतलब ग्रोथ, किस तरीके से वो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ उसकी आंखें बढ़ रही है, नाक बढ़ रहा है, बाल बड़े हो रहे हैं, कान बड़े हो रहे हैं, हाथ बड़े हो रहे हैं, ये सारी चीजें भी विधि पर डिपेंड करती है। लेकिन किसी किसी बच्चे का टाइम, एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में यह चीजें होती है, यानी अपनी ग्रोथ होती रहती है। साथ ही साथ आपका अगर हम विकास की बात करें अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास में क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे का, मान लो विधि तो हो रही है, उसका ग्रोथ तो बढ़ रहा है, लेकिन और भी चीजें होती है। मेंटली डेवलपमेंट होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है, उसका फिर सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट किस तरीके से होते हैं, ये सारे विकास पर डिपेंड करता है कि विकास किस तरीके से हो रहा है बच्चे का। मान लीजिए एक 3 चीजें होती है बच्चे का, अगर विकास हो रहा है तो विकास में अगर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट और उसका इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलप होंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है कि फिजिकल डेवलपमेंट इतना ग्रोथ नहीं करता। कई बच्चों की आपने हाइट देखी होगी, बहुत कम रह जाती है, और किस किस बच्चों की हाइट इतनी बड़ी हो जाती है। तो यानी कि वो डिफरेंस जो होता है, ये डिफरेंस, ये आगे हम पढ़ेंगे जीन्स से भी होता है, तो वो भी हमारे विकास और विधि दोनों को इफेक्ट देता है, दोनों पर भी प्रभाव डालता है। ठीक है, आज हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं विधि के और कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे डेवलपमेंट के। तो डेवलपमेंट और विधि में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं सीटेक के पेपर में, और आपको प्रिपरेशन करने से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी। जो जो टॉपिक करवा रही हूँ उससे रिलेटेड प्रीवियस के पेपर बताऊंगी, ताकि उस टॉपिक से आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या है, अभिविधि मैंने बता दिया। विकास क्या है, अभिविधि में क्या होता है, जब हमारे शरीर की संरचना बढ़ती है, यानी कि हमारा जो शरीर है, ये जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, ये किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट करती है, वो कहीं ना कहीं आपकी विधि पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का हाथ लंबे होते हैं, किसी बच्चे के हाथ छोटे होते हैं, किसी की हाइट बड़ी होती है तो किसी की छोटी होती है, ये सारी चीजें जो जितनी भी है वो हमारे शरीर की संरचना, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं ढांचा, एक तरीके से ढांचा हो सकता है, संरचना हो सकती है, किस तरीके से बनी हुई है, ये सारी हमारी अभिविधि पर ही डिपेंड करती है। क्योंकि अभिविधि जैसे जैसे अभिविधि यानी एक बच्चा, छोटा बच्चे की बात करते हैं, छोटे बच्चे की बच्चा 2 साल से 3 साल तक के बच्चे कितनी जल्दी अपना ग्रोथ करते हैं, कितनी जल्दी विधि होती है। उनके हाथ पैर, उनके हाव भाव, उनका चलना, पहले घुटनों के बल चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर सीखेंगे, फिर भागेंगे, फिर चलेंगे, फिर साइकिल करेंगे, स्विमिंग करेंगे। ऐसी हैंड का होता है। सबसे पहले बच्चा जो भी चीज हम सिखा रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने कोई पेंसिल या पेन ले लिया, बच्चा आके ऐसे करेंगे नहीं कर पाएगा। आपको उसको ऐसी चीज देनी है जिससे उसकी मोटी हो और वो ग्रिप कर सके। ग्रिप में स्क्रबिंग करेगा बच्चा, जितना हो सके स्क्रबिंग करेगा, ऐसे ऐसे स्क्रबिंग करेगा। स्क्रबिंग करने के बाद वो धीरे धीरे पकड़ सीखेगा। फिर आपकी स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन, लेफ्ट स्लाइडिंग लाइन, राइट स्लाइडिंग लाइन, जिग जैग, ये सारी चीजें हम उसको धीरे धीरे सिखाते हैं। यानी कि अगर विधि की बात करें तो विधि भी कहीं ना कहीं एक स्टेप के अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर हम यह कह दें कि विधि एकदम से हमारा शरीर और हाइट एकदम से बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम पीरियड के बाद हमारे शरीर में जो है
चेंजेस आते हैं उसी अकॉर्डिंग हमारे शरीर में विधि होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर विधि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है। देखो मैंने बता ही दिया, इंटरनल होता है आपका आंतरिक रूप और बाह्य मतलब बाहर जो स्ट्रक्चर है। देखिए मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का होता है कि किसी की आईज बड़ी बड़ी होती है, किसी की नोज बड़ी होती है, किसी की हाइट, मैंने जो एग्जांपल बताया था हाइट, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई दुबला होता है। तो ये सारी चीज हमारे बाह्य विधि में डिपेंड करता है। बाह्य मतलब यहाँ पे बात किसकी चीज कर रही है कि हमारे शरीर में जो बाहरी संरचना हुई है उसका क्या क्या हमारी विधि हुई है उस पर डिपेंड करता है। हमारे हाथ कितने लंबे हैं, हमारी उंगलियां किसकी है, हमारे नाखून कैसे है, हमारी आईज कैसी है, हमारी नोज कैसी है, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारे लिप्स कैसे, कितनी विधि करी है, हमारे पैर कैसे है, कितनी हाइट बढ़ी है, कितना वेट बढ़ा है, कितना वजन बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं हमारी विधि के स्वरूप पर निर्भर करता है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, एक एक करके पहले ये वाला समझाऊंगी विधि का, फिर आपको विकास समझाऊंगी। विधि कुछ समय के बाद रुक जाती है। देखो आपको भी पता है एक समय के बाद हम जब हमारी ग्रोथ होती है कहीं ना कहीं हमारी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? इसका कारण बहुत ज्यादा है कि हमारे जीन्स में हमारा एक टाइम पीरियड आ गया, एक परिपक्वता आ गई है कि अब हमारा ग्रोथ और नहीं बढ़ेगा, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक हाइट की बात करते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चा बहुत दौड़ता है, कूदता है, हर साल एक्टिविटी करता है, तो उसकी हाइट सडनली पहले इतनी नहीं होती है, फिर सडनली एकदम से टाइम आता है। जैसे हम वो बच्चा 10 से 11 साल का बच्चा होता है तो कितनी जल्दी आपकी उसकी हाइट बढ़ जाती है। फिर एक और 21 से 22, 19, 18, 17, 21 साल तक एज हमारी लड़कों की बढ़ती है, लड़कियों की भी बढ़ती है, लेकिन वो कई बार जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनकी हाइट स्पोर्ट्स करने से, साइकिल चलाने से काफी ज्यादा हाइट बढ़ जाती है। वो सडनली ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद बढ़ जाती है, फिर देखना तो कि उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वह एक परिपक्व अवस्था आ जाती है, यानी कि एक टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है जिसमें उनकी हाइट इतनी नहीं बढ़ती जितनी उनकी बढ़नी चाहिए। एक टाइम के बाद फिर उसलिए रुक जाती है। हाइट भी होता है, ऐसी वेट होता है, कई भी बहुत सारे बच्चों का हाइट पतले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है उनका वेट आगे जब परिपक्व, जब हाइट रुक गई तो उनका क्या होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर भी, जो संरचना होती है शरीर की, वो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए फिर वो रुक जाती है, यानी पूरी हो चुकी होती है। ठीक है, ये समय आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें से आपको स्टार लगा लीजिए, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसका अगला है केवल परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव। केवल मतलब है कि हम जो है विधि को एक हम कह सकते हैं, विधि को हम मापन कर सकते हैं। विधि का हम मात्रात्मक होता है कि मान लीजिए अगर किसी भी बच्चे की, अगर मान लो कोई बच्चा है, हमें उसकी हाइट देखनी है, अगर हाइट देखनी है, उसकी लंबाई देखनी है, या फिर हम कह सकते हैं हम उसका वेट देखना है, वजन देखना है, तो वजन देखने के लिए हम तुलवा सकते हैं। हम हाइट देखनी है, हम उसको नाप सकते हैं। अगर हमने उसको सपोज कीजिए, मान लें बच्चे की हाइट बढ़ रही है, हम देखते हैं 0 से 2, 2 से 3, 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इतने बच्चों की हाइट कहीं ना कहीं हमारी एक टाइम से हम उसको परिमाप यानी क्वांटिटेटिव होती है, यानी एक मात्रा में उसको नाप सकते हैं हम हाइट को। इसके साथ ही साथ हम अपनी IQ लेवल को होता है वो हम भी नाप सकते हैं, वो आता है हमारा विकास में। ठीक है, विधि दिशाहीन है। दिशाहीन का यहाँ पे अर्थ यहाँ पे ये लिया जाएगा कि विधि जो है कि आप एक ये नहीं बोल सकते कि एक बच्चे की हाइट इधर ही है, दूसरे बच्चे की इतनी बढ़ेगी, नहीं। ये सिर्फ एक दिशा है, एक जरिया है जिसमें विधि कहीं ना कहीं हमारी उतनी बढ़ती है जितनी जरूरत होती है। इसमें क्या होता है कि विकास में जो दिशा होती है वो दिशा एक सही दिशा में बढ़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस बच्चे की हाइट ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि उस दूसरे बच्चे की हाइट उतनी ना हो। इसलिए ये डिपेंड करता है कि हमारी दिशा विधि कितनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लेना। अगला जो है विधि कर्म के अनुसार चलती है। देखो विधि कर्म के अनुसार चलने का मतलब एक सीक्वेंस में चलती है। विधि की बात करें तो विधि का जो कर्म है वो एक सीक्वेंस में चलता रहता है। एक सीक्वेंस में नहीं चलती है, क्योंकि सीक्वेंस में इसलिए नहीं चलती है क्योंकि विधि, अब हम कह रहे हैं कि 2 बच्चे ले लीजिए, 2 बच्चे एक सीक्वेंस में कर्म में तो चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसकी हाइट एक टाइम पे बढ़ जाए और इसके एक टाइम पे रुक जाए। तो इसका एक टाइम पे वेट मोटा हो जाए और एक टाइम पे इसका वेट पतला हो जाए। इसका हम कह सकते हैं कि इसकी वजन इससे दुगना हो जाए और इसका वजन इससे कम हो जाए। तो यानी कि 2 अगर हम व्यक्ति को ले तो वे एकदम से क्रम से नहीं चल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डिपेंड करता है। कई बार आपने देखा होगा कि प्रीनेटल स्टेज में जब गर्भावस्था में होता है, कुछ बच्चों के किसी कारण की वजह से उनका जन्म पहले ही हो जाता है। किसी का 7वें महीने में होता है, किसी का 8वें महीने में, किसी का 9वें महीने में। 9वें महीने में बच्चा जब होता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उसका विकास क्या होता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। विकास उसका पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जिस तरीके से उसे खान पीन मिलता है या बहुत सारी चीजें होती है, कंडीशन होती है, उसको उतना स्वस्थ, उसको जो पोषण है उसका पूरा हो जाता है, इसलिए उसका सही
ग्रोथ भी होती है और सही डेवलप। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें पोषण और शक्ति की माँ को जो होती है उतनी जरूरत नहीं होती, या उतनी जरूरत नहीं कह सकते हम, कैसे उनको नीड नहीं उसको उतनी फुलफिल नहीं हुई है। तो ये चीज है, ये हमारे इस पे डिपेंड करता है, हमारे कर्म के अनुसार। अगला 7वां पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधि जीन्स पर आधारित होती है, इसी शरीर का निर्माण होता है। यानी जीन्स के आधार का मतलब जो भी आपके गुण आपके माता पिता जो आप में आते हैं। मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, मान लीजिए आपकी मम्मी की हाइट एकदम छोटी है और पापा की हाइट एकदम बड़ी है, तो कई बार होते हैं इनकी जीन्स आपकी जीन्स आप में भी आ सकते हैं। कई बार दादा आपकी जनरेशन, इनकी जनरेशन है, इनके दादा दादी की बोल सकते हैं उनकी हाइट छोटी है, तो आप में एक मम्मी की हाइट में और एक पापा की हाइट में, फैमिली में और भी बच्चे होंगे तो उनकी हाइट कहीं ना कहीं उनके जीन्स आएगा, और उनकी जीन्स आपके बच्चों में भी आते हैं, आपके अपने माँ बाप के बच्चों में भी आ सकते हैं। तो यही चीज है कि विधि जीन्स पर आधारित होती है, इसी से शरीर का निर्माण होता है। यानी कि शरीर का एक बच्चे का निर्माण आपके माता पिता के जीन्स से जो मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते हैं, जो हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि विधि को मापन कर सकते हैं, विधि का भार नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, वजन नाप सकते हैं, ये सारी चीजें हम इनको नाप सकते हैं, कि इनका वेट कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है, विकास की हम डेवलपमेंट की बात करें, जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमारे डेवलपमेंट में हमारी जितनी भी आंतरिक चीज होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके हो रहा है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट किसी की तरह हो रहा है, हमारा क्रियात्मक डेवलपमेंट यानी कि हम इसको बोलते हैं मोटर स्किल्स किस तरीके से डेवलप हो रही है, इसके साथ हमारा होता है हमारा लैंग्वेज किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, हम फिजिकल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ये सारी चीजें हमारी एक परिपक्व अवस्था से रूह के परिपक्व हो जाती है, मतलब एक अवस्था के बाद ये ठीक ठाक हो जाती है। अगला पॉइंट जो है, जब भी विकास की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, कॉग्निशन, बौद्धिक जिसमें कॉग्निट बोलते हैं या कॉग्निशन भी बोल सकते हैं, इसमें अवस्था होती है। विकास का अवस्था हमारी आंतरिक और बाह्य दोनों पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? जब अगर हम एक छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम एक विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चे का बाह्य और आंतरिक भी होना चाहिए। आंतरिक का बाह्य का मतलब यहाँ पे बात करें कि इसको बॉडी स्ट्रक्चर पर भी कहीं ना कहीं ये विधि तो है, लेकिन विधि इसी का ही भाग है। अगर हम कहें तो वो विकास का ही भाग है, यानी कि इसका कुछ % भाग है जो हमारी विधि डेवलप होती है। बाकी हमारा जो डेवलपमेंट है वो इसी में ही आता है, विकास हमारा इसी में ही आता है स्वरूप में। उसमें दोनों ही चीजें हमारी आ सकती हैं, आंतरिक रूप से भी आ सकती है, इंटरनल में भी मैंने आपको बता दिया। इसमें मानसिक डेवलपमेंट होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक, बौद्धिक होता है, फिर क्रियात्मक भी होता है, किस तरीके इमोशनल भी डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, हमारा ये सारी चीजें हमारी विकास पर निर्भर करती है। अब हम विकास जो है हमारा एक समय के बाद यह रहता है, विधि रुक जाती है लेकिन हमारा विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट, सीखने के तरीके अगर हम बोले तो आपने देखा होगा कोई भी हम बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ऐसा नहीं है कि हम छोटे से लेकर बड़े बच्चों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो वो सीखना क्या हो गया, एक हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। वो गर्भावस्था से जो सीखने की प्रवृत्ति की चलती है प्रक्रिया, वो गर्भावस्था, याद रखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, गर्भावस्था यानी कि प्री नेटल से डेथ तक चलती रहती है। यानी कि ये जो है हमारी विकास की जो गति है वो क्या होती है, वो हमारी जीवन पर्यंत चलती है। देखो हमारी विकास की गति और ये दिशा की होती है। दिशा एक विधि गति में चलती है लेकिन एक दिशाहीन होती है, हम एक गति में नहीं चल पाती, लेकिन विकास हमारी एक गति में चलती है। विकास एक निश्चित गति में चलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। विकास एक गति में चलता है, विकास एक गति की बात हो रही है तो यहाँ पे गति में चलता है, यानी कि एक गति के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, निश्वास की एक सीक्वेंस होता है। जब बच्चा अपना जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद बच्चा रोना अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपनी हम लोग बोलते हैं सेंसर मोटर स्किल जो बोलते हैं, जो प्याजे की थ्योरी में पढ़ेंगे, उसमें हमारी आंख, नाक, कान की जीभ से, वो टंग से महसूस करता है चीजों को, आंखों से देखता है, इशारों से बताता है। वो बोल नहीं सकता, सुन सकता है, सिर्फ अपने इशारों से बता सकता है कि क्या क्या कहना है। वो एक्सप्रेस करता है तो वो रोने लग जाता है, और वो किसी भी चीज को मांगता है तो किस तरीके से अपने रो के अपनी चीजों को मांगता है, या हाथ पैर चलाता है, सिर्फ बोल तो नहीं सकता है। उसी तरीके से 1 साल 2 साल 2 साल से 3 साल के बच्चे क्या होते हैं, अपनी चीजों को बोल नहीं सकते, लेकिन एक एक शब्द बोलना, बबलाना बोलना, पापा, दादा, नाना, नानी, ये सारे शब्द बोलते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय बच्चा अपने इशारों से
अपने रो के या हंस के उस चीजों को बताता है, लेकिन वो 1 या 2, जब 3 से 4 साल का बच्चा होता है तो अपनी बातों को बोल के, कि आज अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्कूल गया है, अब स्कूल में गया तो बच्चे ने क्या क्या चीजें करी, आप पूछोगे बच्चों से तो बच्चा एक एक करके 2-2 चीज, मैडम ने आज मुझे ये कहा, आज मैडम ने मुझे ये बोला, आज बच्चों ने मुझे ये मारा, मैंने खाना भी खाया, ये सारी चीजें, यानी 1 से 2 यहाँ पे लैंग्वेज भी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए यहाँ विकास में आपने बोला ना एक निश्चित है, तो एक बच्चे के विकास में किस तरीके से 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल के बच्चे जितने भी होते हैं, कितनी अच्छी तरीके से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। यानी एक शब्द से 2 शब्द, 2 शब्द से 3, 3 से ज्यादा। अब 3 से 4 साल के बच्चों में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 3 बच्चे साल के बच्चे भी बोल सकते हैं, 4-4 शब्द भी बोल सकते हैं, जोड़ के बोल देते हैं कि आज मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया, ऐसे बोल सकते हैं, तोड़ तोड़ के बोलते हैं वो। ठीक है, तो यानी कि इसका दोनों तरीके से एक निश्चित क्रम में डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे का अगर उठने से लेकर बैठने तक ले, बच्चा पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर उठेगा, फिर चलने के सीढ़ियाँ चढ़ेगा, फिर भागेगा, फिर धीरे धीरे हर स्टेप में फिर आगे काम होगा। यानी एक क्रम में, एक सीक्वेंस में सारी चीज होती है डेवलपमेंट की। अवस्था विकास एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। देखिए मात्रात्मक जो होता है वो हमारा होता है कि मेंटल आईक्यू लेवल को हम नाप सकते हैं कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल एवरेज से बिलो है या एवरेज से अबव है। एक होता है हमारा, हम बोल सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं उनको देखा होगा, उनके आईक्यू लेवल बहुत ही हाई होता है, उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो वो बता सकते हैं। अचानक हमें कुछ पूछने से पहले ही उन्हें सडनली हैंड खड़े कर देते हैं और फटाफट सडनली उसका जवाब देते हैं। और कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल एवरेज होता है, हाँ हमें पता है लेकिन वो कोशिश करते हैं। और कुछ बच्चों का बिलो एवरेज होता है जो कोशिश ही नहीं करते, मतलब उनका आईक्यू लेवल इतना नहीं, तो उसका मापन भी हम कहीं ना कहीं विकास में कर सकते हैं। दूसरी चीज गुणात्मक में उनके गुण भी आ सकते हैं, उनकी हम बोल सकते हैं उनका बाकी चीजें जो आती है हमारी, जैसे यहाँ पे मैंने मात्रात्मक फिजिकल आईक्यू लेवल की बात करी जिसमें बुद्धि की आती है, बाकी सामाजिक आ गया, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारी अवस्थाएं हमारी जो है गुणात्मक आती है। अब क्या होता है कि विकास का सीधे तरीके से मापन नहीं कर सकते। देखो मैंने यही बोला कि अगर हमें किसी फिजिकल डेवलपमेंट का विकास करना है या हमने उसका मापन करना है तो नहीं कर सकते। हम आईक्यू लेवल का जरूर कर सकते हैं लेकिन इनका नहीं कर सकते। कैसे करेंगे हम मापन? किसी बच्चे की हाइट विधि का ग्रोथ कर सकते हैं, इसका मापन नहीं कर सकते। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विकास विधि के बिना भी संभव है। देखो विकास जो है वो विधि है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया विकास का ही पार्ट है विधि। तो विधि अगर हम कहें कि विधि के बिना विकास नहीं चल सकता, ऐसा नहीं हो सकता। विकास अपनी जगह चलेगा और विधि इसका भाग है, ये इसके बिना नहीं हो सकता है, ये भी संभव नहीं है। हाँ इसके बिना थोड़ा पर्सन है कि विधि के बिना भी संभव है, विकास कर सकता है। विधि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो विकास के बिना नहीं हो सकती। अगर विधि का बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका हम बाह्य रूप चमक रहा है लेकिन इंटरनल नहीं हुआ, यानी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, फाउंडेशन डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं विकास पर निर्भर है। यानी विधि पूरी तरह विकास पर निर्भर है लेकिन विकास का डेवलपमेंट पूरी तरह से होता है, क्योंकि दोनों तरीके से बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों से हो सकता है। आई होप सो आपको यह समझ में आ गया होगा कि विकास और विधि में अंतर क्या होता है। इसके मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी जो स्टेजेस होती है जो डेवलपमेंट की, जो मैं आपको बता रही हूँ। क्रियात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं आज के आयाम जो मैंने सबसे पहले बताया था, विधि और विकास और अभी विधि क्या होती है। अब हम बोलते हैं विकास जो डेवलपमेंट होता है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के डोमेन्स क्या होते हैं, एक तरीके होते हैं कि किस तरीके से होता है। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो शारीरिक डेवलपमेंट होता है। देखिए अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं या शारीरिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, वो कहीं हमारे बहुत सारे एग्जांपल हो गए। हमारी मसल्स पर जुड़ा होता है, मसल्स होती है जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है। हमारे बॉडी स्ट्रक्चर यानी हम बोल सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर यानी बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ये हमारे फिजिकल पर डिपेंड करता है। इसमें और क्या क्या चीजें आ सकती है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में, और हमारे क्या क्या आ सकती है, हमारी जो बोन्स होती है जिसको हम हड्डियां बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड होती है, फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित होती है कि कितनी क्षमता है। और हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि बॉडी पर हमारा कंट्रोल कितना है, बॉडी पर, वो भी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो शारीरिक विकास में हमारे इम्पोर्टेंट है। इसमें दो इम्पोर्टेंट है, फिजिकल में दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें पढ़ना है, वो मैं आपको बहुत समझाना चाहती हूँ। सबसे पहला तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जन 1 पर्सन आते हैं और पूछे भी जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सफल कोडल और इसको हम बोलते हैं
कपाल भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं मस्तो, मस्तो, मस्तो यानी मस्तो अधोमुखी, अधोमुखी कहते हैं मस्तो अधोमुखी। मस्तो अधोमुखी का मतलब होता है कि यानी मस्तक से लेकर, मस्तक मतलब मस्तो अधोमुखी, अधोमुखी ऊपर उठा हुआ, यानी हमारे जो है जो सिर से लेकर नीचे डाउन, डाउन अप टू, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं अप टू नीचे डाउन, यानी अप बॉटम जो आप बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम। यहाँ पे बोल सकते हैं, इसमें नाम बताऊंगी, टॉप टू बॉटम, बॉटम बोल सकते हैं, यानी कि सिर से लेकर पैरों के नीचे जो डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, उसको हम कहते हैं कपालभाति या मस्तोधमुखी। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो बाहरी आवरण होता है सिर से लेकर नीचे के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे ऑर्गन्स भी आते हैं, हमारे हाथ भी पैर भी आते हैं, हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सारे डेवलपमेंट होता है, उसको हम कहते हैं मस्तोधमुखी। और इसका जो दूसरा जो नाम है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में हैंड्स भी बोलते हैं, ये नाम याद रखना, क्योंकि इस तरीके से पूछ सकते हैं, हैड टू टॉन्स बोल सकते हैं। फिर एक नाम और होता है इसका जो इम्पोर्टेंट होता है, और उसको क्या करते हैं कि हम उसको बोलते हैं मूव हैड बिफोर, है ना, ये है कि मूव हैड बिफोर, यानी ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका डेवलपमेंट पूछा जाता है सिर से पैर की ओर। हम इसमें कह सकते हैं कि ये सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जिसको मैंने बोला इसमें दूसरा जो हो रहा होता है, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, दूर समीप, दूर समीपस्थे मुखी, दूर समीपस्थे मुखी, यानी दूर समीपस्थे मुखी या सिद्धांत बोल सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों, इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे का जो सेंटर का पार्ट होता है, यानी सेंटर जो पार्ट होता है उसके बाहरी ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं, यानी सेंटर जो बीच में होता है अंदर की तरफ बेटी जो होता है उसके बाहरी आवरण जो होते हैं उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका नाम है केंद्र से बाहरी की ओर। देखिए यहाँ पे नाम याद रखिए, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये इसका नाम है, हिंदी में पूछा जाता है, और ये याद रखना जरूरी है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखा रही। केंद्र से बाहर की ओर बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या बाहर। दूसरा नाम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से लेकर हम कह सकते हैं कि बाहर की ओर, पूरा नहीं लिख रही मैं यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी से लेकर बाहर की ओर बोल सकते हैं। और हम इसको कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर हो गया, रीढ़ की हड्डी बाहर से हो गया। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों ही टर्म, और ये एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछी जाती है, और ये किसी भी पेपर में आपको मैं दिखाऊंगी जब मैं पीएसए के पेपर कराऊंगी। ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे दो स्किल आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, वो भी पेपर में पूछी जाती है गद्यार में, यानी मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीज, सॉरी ये इसका नहीं है, मोटर स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे दो होती है, एक होती है फाइन मोटर स्किल्स, याद रखना फाइन मोटर स्किल्स होती है, और दूसरी हमारी जो होती है वो होती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में बस एक छोटा सा ही फर्क है। फॉर एग्जांपल फाइन मोटर स्किल्स में हमारी छोटी जो उंगलियां होती है बच्चों की, उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसमें फाइन मोटर में उसी में ही हम कौशल क्या होता है, उसी में ही क्रियात्मक कार्य करते हैं उसी से। और हमारी जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है वो हमारी बड़ी मसल्स होती हैं, जिसका हम प्रयोग बाहरी चीजों को उठाने के लिए करते हैं। जैसे हमारी भाषा बड़े बड़े आपने मजदूर देखे होंगे कि अपने सामान जो है अपनी कमर पर ढोके लेके जाते हैं, या हम किसी टोली देखते हैं टोली में सरका के ले जाते हैं, या हम बैल देखते हैं किसान किस तरीके से बैल सरका के ले जाता है। यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, वहाँ पे मैंने बड़ों का एग्जांपल दिया, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों की बात करूँ तो फाइन मोटर स्किल्स में आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं उनको हम क्ले के माध्यम से, यानी क्ले के माध्यम से अलग अलग डिफरेंट चीजें बनाना सिखाते हैं, और इसके साथ ही साथ कलरिंग करना सिखाते हैं, उसके साथ ही साथ स्क्रबिंग करना सिखाते हैं। ये स्क्रबिंग, कलरिंग, ये सब छोटे बच्चों को फाइन मोटर स्किल, यानी कि छोटी छोटी मसलें जो होती है हाथ की, उसका प्रयोग करके वो ये फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है।
इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। बच्चे का हम यह कह सकते हैं, बच्चों को कलरिंग करना भी आ सकता है। इसमें हम कह सकते हैं चीजों को पकड़ना आ सकता है, या राजमा के चावल के दाने दे देंगे। चावल के दाने तो बहुत छोटे पड़ते हैं, राजमा जो बड़ी चीज है वो पकड़ सकता है, उसको दे सकते हैं। पेंसिल पकड़ना सीख सकता है, पेन पकड़ना सीख सकता है, रोटी तोड़ना सीख सकता है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, छोटी मसल्स का, यानी छोटी क्रियात्मक मसल्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, जिसमें हम बाहरी चीजें उठा सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए हम कह सकते हैं बच्चों का रनिंग करना, यानी हम बच्चों को रनिंग करा सकते हैं, बच्चों को क्लाइंबिंग करा सकते हैं। क्लाइंबिंग में ऊपर बच्चा चढ़ के सीख सकता है, ये क्लाइंबिंग इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या कर सकते हैं, और जंपिंग हो सकता है। जंपिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जंपिंग में कहीं ना कहीं हमारी बड़ी मसल्स जो होती हैं वो हमारी ग्रो करती है। जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो हमारे हाथ पैर और दोनों होते हैं, तो ये स्विमिंग भी इसमें आता है। और स्विमिंग के साथ यानी मसल चीजें, यानी आपको ही पता चल गया बड़ी मसल जिसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम हो नहीं सकता कि हम पैर से कई बार फुटबॉल भी खेलते हैं, तो हमारे कई बार हाथ से हम फुटबॉल और पैर से खेलते हैं, तो ये भी सारी हमारी दोनों ही स्किल है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब हम पढ़ते हैं मानसिक और संज्ञात्मक का। देखो बच्चे का अगर हम बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये मनुष्य के हम कह सकते हैं एक मनुष्य का शारीरिक या मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिसमें बच्चा इस समाज में रहकर उसका दोनों तरीके से डेवलपमेंट। अगर बच्चे का मानसिक लेवल कई बार होता है कि इतना डेवलपमेंट नहीं होता, आईक्यू लेवल इतना डेवलपमेंट नहीं होता, इतनी क्रियाएं और इतनी नहीं कर पाता। आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, कुछ बच्चों का जो होता है फिजिकल, हम उसको बोलते हैं एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिसमें हमें अलग से उनको एक्टिविटी देनी पड़ती है, अलग से स्कूल्स होते हैं, तो उनका लेवल और होता है। कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल इतना हाई लेवल होता है जिनको हम इंटेलिजेंस बच्चे कहते हैं, या हम उसको कहते हैं हम क्रिएटिविटी बच्चे कहते हैं। बहुत क्रिएटिविटी बच्चा है, उसको सबकी नॉलेज है, उसको हम कोई भी सम देते हैं तो फटाफट कर लेता है। कोई साइंस का क्वेश्चन पूछो, उसका एक्सपेरिमेंट करो तो वो बहुत जल्दी कर लेता है। इसके बाद हमारे और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एसएसटी हो गया, एसएसटी में नॉलेज की जीके की पूछे तो वो भी बहुत अच्छी तरह कर सकता है। तो यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट हमारा कहीं ना कहीं किसी में हाई होता है तो किसी में लो, किसी में मिडिल एवरेज होता है, ठीक है। सामाजिक सोशल सामाजिक में क्या होता है, जब बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चा सबसे पहले क्या होता है अपने परिवार में सीखता है, ठीक है। अपने परिवार में इसका विकास होता है धीरे 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 धीरे, जब जैसे जैसे 2 से 3 साल का आता है, स्कूल में पहली बार जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों से, अपने पीयर ग्रुप से, अपनी टीचर से कुछ ना कुछ सीखता है, और वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ होने की कोशिश करता है। यानी अब हम उसे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका सोशल सामाजिक विकास भी डेवलपमेंट होता रहता है, यानी इसका कहीं ना कहीं समाज से इंटरेक्शन होता रहता है, तभी बच्चा समाज में रहने के तरीके, तौर तरीके, कोड कानून नियम और ये चीजें समझता है एक टाइम के पीरियड के बाद। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है संवेगात्मक, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई नहीं है कि एक एस्पेक्ट बोलो कि इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक में इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में हमारे क्या होता है, छोटे बच्चे देखते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, अगर हम उनको जरा सा भी डांटे तो वो रोने लग जाते हैं, या हमें गुस्सा दिखाए तब भी वो रूठ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में रूठने पर हमें उन्हें मनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है। फिर एक टाइम के बाद वो समझ जाते हैं कि अगर हमारे को कुछ लग, कई बार बच्चे होते जल्दी जल्दी गिर जाते हैं तो बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं छोटे बच्चे, लेकिन बड़े की बात करें गिर गई कोई बात नहीं, डॉक्टर के चले जाएंगे, दवाई लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा होता है बच्चों के साथ, टाइम के साथ ये भी डेवलपमेंट होते रहते हैं। इसके बाद नैतिक विकास अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चा किसी भी चीज़ को अगर हम कहानी के माध्यम से सुनाए, या हम कोई नाटक बताए, या कोई संवाद बताए, या भाषण दें, तो बच्चा बहुत जल्दी सुनता है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की बात करता है। लेकिन हम बड़े बच्चों को कहें तो बड़े बच्चे उतनी नहीं करते, वो ज़्यादातर अपने पीयर ग्रुप्स की बातों को सुनते हैं। पेरेंट्स की कंपेयर टू बच्चों की जो अपने दोस्त होते हैं, कलीग होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि अपने सहपाठी होते हैं, वो उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन ये दोनों ही डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद होता ही रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, 2 पॉइंट्स थे जो पेपर में आते हैं, इसीलिए मैंने करवा दिए ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आए से तो आप अचानक से फटाफट से कर लेंगे। अब हम करते हैं इन्हीं टॉपिक में से, मुझे कुछ और टॉपिक भी कराना था क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन आपके पास टाइम होगा, उस टाइम तक मैं आपको खत्म कर दूंगी क्लासेस। आज की क्लासेस में इतना ही, बस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, जो पूछा जाता है, जो उसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जो विकास है, ध्यान से देखिए कि जो विकास है शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है सेंटर टू
आउटवर्ड यानी कि सेंटर से बाहरी, केंद्रीय भाग से बाहरी ओर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रॉक्सिमोडल स्टिल कहते हैं। तो ये क्या सही है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। दूसरा है विकास अनुवांशिक और पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है, ये इन्होंने बोला नहीं है, बल्कि दोनों ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने रॉन्ग बोला, ये तो नहीं हो सकता। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। विकास का चाहे फिजिकल डेवलपमेंट ले लो, चाहे शारीरिक विकास ले लीजिए, चाहे मानसिक विकास ले लीजिए, चाहे संवेदनात्मक विकास ले लीजिए, चाहे आपका सोशल डेवलपमेंट ले लीजिए, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर भी रॉन्ग दे बता रखा है, पहला भी ये वाला भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तीसरा पढ़ते हैं, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। देखिए पूर्णतः संख्यात्मक नहीं है, मैंने इस पॉइंट्स को आपको पहले ही बताया था। ये जो है ये संख्यात्मक यानी कि हम बोल सकते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है विकास, यानी बोल सकते हैं कि सटीक इसी पे ही टिका है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया, इसका जो राइट आंसर है वो ये है। देखिए कितने इजी तरीके से आपको मैं बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों के व्यक्तिगत विकास बताना है, इंडिविजुअल विकास कैसा होता है। देखिए के लिए विकासात्मक परिणामों को उद्धृत करके सटीकता व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तीसरा है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की दर अलग अलग होती है। देखो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला इसमें अगर और भी है तो वो भी दिखा देती हूँ। पहले इन देखो, उन्होंने कहा कि जो विकासात्मक प्रतिमान दे रखे हैं उससे पक्के तौर पर, मतलब सही तौर पर, पक्के मतलब जहाँ पे चीज़ें सटीक हो, क्या उससे भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए एक बात बोलिए, यहाँ पे पॉइंट जो दे रखा है भविष्यवाणी की बात की जा रही है कि यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं भविष्यवाणी पक्के तौर पे तो नहीं की जा सकती, हम अनुमान लगाते हैं सिर्फ उसका। अगर अगला पॉइंट है कि बिल्कुल अनुमान, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तो ऐसे ही दोनों गलत हो गए क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि कुछ हद तक, हाँ मैंने बोला ना कुछ हद तक, यानी हम एक अंदाजा लगाते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, परंतु सभी बच्चों की दर जो होती है वो विकास की अलग अलग होती है। विकास की दर यानी गति भी अलग होती है, उसका क्रम सेम निश्चित दिशा में होता है, लेकिन उसकी गति जो होती है, उनका दर जो होता है वो अलग अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट है और यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि विकास की दर जो होती है वो डिफरेंट तरीके से, यानी दर गति जो होती है अलग अलग तरीके से होती है, यानी कि विकास उसका अलग अलग तरीके से होता है। देखिए अब आगे, अगला पॉइंट है इसमें अव्यवस्थित और असतत। देखिए अव्यवस्थित और सतत की तो बात ही नहीं करता विकास, ये बिल्कुल ही गलत है। व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया बोला जाता है कि व्यवस्थित मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसको हम विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट से आपको दे रखा है, ध्यान से देखिए, विकास क्रमबद्ध नहीं होता। देखो ये क्रमबद्ध मैंने एक सीक्वेंस में नहीं होता, बल्कि मैंने आपको शुरू से ही समझाया था कि विकास एक क्रम और एक निश्चित क्रम में चलता है, ये भी गलत है। विकास एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है, गलत है। विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। मैंने आंसर भी आपको यही बता दिया। ठीक है, इसका आगे देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, क्या ये इसका आंसर हो सकता है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित करते हैं। जो विकास होता है यानी कि जो हमारे कंसेप्ट होते हैं जो विकास के होते हैं वो सांस्कृतिक परिवेश यानी कि हमारे कल्चर और हमारे वातावरण को प्रभावित नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे विकास जो है हमारे वातावरण और हमारे परिवेश को प्रभावित करता है। यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर है विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है, वो लगातार चलता रहता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन देंगे आपको, ऐसे नहीं है जो पढ़ा है उसमें आपको अंदाजा से समझ में आ जाएगा विकासात्मक परिवर्तन किस किस चीज़ों में होता है। ठीक है, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है, मध्यकाल तक बहुत तेजी से होते हैं, फिर रुक जाता है। देखिए हमेशा एक रेखीय तरीके से होता है या आयामी होता है, ये कह रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे बोला है कि वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों को परस्पर क्रिया है। देखिए इसमें पॉइंट से ही स्पष्ट हो जाएगा कि सभी सांस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। देखो सार्वभौमिक गति की बात की जाए सभी बच्चों को सांस्कृतिक रूप से सिखाते हैं, यानी कि हम उसकी गति जो है बच्चों में हम कह सकते हैं सभी तरीके से सिखाते हैं, लेकिन एक सार्वभौमिक गति से सिखाना इस रॉन्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यह एक मध्यकाल से होता है और दूसरा
गति में जाके रुक जाता है। देखो मध्यकाल से तो स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो रुकता नहीं है, थोड़ी थोड़ी गति में अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये भी रॉन्ग आंसर है, पहला भी रॉन्ग आंसर है। जो विकास होता है वो क्या होता है, हमेशा एक रेखीय में होता है, एक रेखीय आयामी होता है। रेखीय आयामी की बात कर रहे हैं, नहीं एक जो होता है इसका चक्र, अगर हम इसकी चक्र की बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि ये रेखीय तरीके से नहीं कह सकते, इसमें रेखीय तरीके की जगह गलत दे रखा है। हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं इसको वंशानुक्रम जो होता है वो हमारा जो होता है वो हमारे फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा राइट है कि वंशानुगत कारकों और परिणाम यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही आपस में क्रिया करते हैं, तब विकास का परिवर्तन होता है, यानी विकास हमारा परिवर्तनशील कहते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव हेरिडिटी और विकास के परिवर्तन पर पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्थूल गद्यात्मक चालन विकास का उदाहरण जबकि डैश में सूक्ष्म गद्यात्मक उदास की आवश्यकता होती है। देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बोला था कि इसमें बोला है कि फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में बोला है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें कह रहे हैं कि फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में क्या अंतर है, क्या आना चाहिए। या भागना, चित्र बनाना। भागना तो एक तरीके से हमारा क्या हो गया, एक ये हमारा ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। चित्र बनाना ये भी हमारा, लेकिन इसमें क्या हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें भागने में पूरे है, निचोड़ना या चलना ये भी नहीं हो सकता, पकड़ना या चढ़ना। देखिए उसने बोला पहले फाइन मोटर स्किल्स की बात करनी है, यहाँ पर सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं, फिर बाद में कहीं ग्रॉस में बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ताली बजाना। यहाँ पर दोनों ही चीज़ आपने देखी है, यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स की बात की जा रही है इस प्रश्न में। और फाइन मोटर स्किल्स का जो बेस्ट उदाहरण है वो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, वही मैंने बोला स्क्रबिंग करना और ताली बजाना। यहाँ पे हमारी छोटी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, तो इसका राइट आंसर है। अगला पोर्शन जो है, जो आपको मैं 1000 बार बोल रही कि इसमें से आता है, प्रयोग का एक उदाहरण है। देखो यहाँ पे एक पैर पर संतुलन रखना, एक मटर की उंगलियों से दबाना, किताब के पन्नों को पलटना, पेंसिल पकड़ना। तीसरा जो लास्ट जो है तीनों वो फाइन मोटर स्किल्स की बात हो रही है, यानी कि आपके सूक्ष्म कौशल की बात हो रही है। यहाँ पे स्थूल कौशल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक पैर पर संतुलन बनाए रखना ये स्थूल कौशल का उदाहरण है। स्थूल कौशल क्रियात्मक वे होते हैं जो शरीर की बड़ी मांसपेशियां जिसमें कंधे, बाजू, टांग आदि पेशियां का प्रयोग किया जाता है और उसमें कंट्रोल होता है। उसमें कंट्रोल यानी बैठना, खड़े होना, चलना, भागना स्थूल कौशल के उदाहरण। राइट आंसर है एक पैर पर संतुलन रखना। अगला प्रश्न जो देखते हैं इसमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या दे रखा है। विकासात्मक परिवर्तन इसका परिणाम है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पीछे अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। आनुवांशिकता या पर्यावरण परिस्थिति का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ना ही वंशागुण, ना पर्यावरणीय कारक। देखिए यहाँ पर साफ सीधा है कि किसी भी व्यक्ति का केवल आनुवांशिकता हो ही नहीं सकता, हेरिडिटी हो गई और आपका इन्वायरमेंट हुआ तो ये भी गलत है। एक इन्वायरमेंट हुआ या सोशल कल्चर थ्योरी भी, ये भी गलत है। केवल वाले देखो इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका बताती हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए ट्रिक कोर्स से। मान लीजिए टैग से करते हैं हम, इसमें टैग वर्ड्स होते हैं। टैग वर्ड्स में देखो जो जहाँ लिखा होगा ना केवल, उसको तो क्वेश्चन को तो हटा ही दीजिए, वहाँ पर तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं हो सकता। ये भी केवल, ये आपको टैग वर्ड्स दूंगी, उस टैग वर्ड से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर होंगे ना तो वंशागुण ना ये तो ना का हो गया, नेगेटिव सेंस में हो गया। हमें पूछा गया है कि पॉजिटिव सेंस में, तो ये आंसर तो है ही नहीं। और फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर कि अनुवांशिक और पर्यावरण परिस्थिति का अनूठा संयोजन। देखो इस टैग वर्ड से, इसमें बहुत सारे टैग वर्ड्स जो होते हैं यूज़ किया जाता है, जैसे केवल हो गया, मात्रा हो गया, ही हो गया, बहुत सारे टैग वर्ड्स मैं आपको दूंगी अलग से। उस टैग वर्ड्स को भी आप देख के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है क्वेश्चन करते समय। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सकता है आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, ईवीएस या एसएसटी में से आपका एक टॉपिक, दोनों में से एक टॉपिक आएगा। वो कब आएगा वो मैं आपको क्लास में जो अपडेट दूंगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सारे अपडेट देती रहती हूँ। मिलते हैं, बाय बाय।